डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9th ओ लेवल न्यू मैथ उसके ऊपर चैप्टर नंबर 2 की बात करेंगे। तो चैप्टर नंबर 2 जो है लॉगरिथम से मुताल्लिक़ है और लॉगरिथम के अंदर आपको बहुत बड़ी अमाउंट्स या बहुत छोटी अमाउंट्स से वास्ता पड़ता है। तो इसने बहुत बड़ी मल्टीप्लिकेशंस जो थी उनको सिंपल कर दिया। वो मल्टीप्लिकेशंस जिनको करने के लिए महीने दरकार होते थे, अब वो मिनटों के अंदर लॉगरिथम की मदद से हल होने लगी। इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन की बजाय डिवीजन्स जो थी वो भी इसी तरह से बहुत बड़ी बड़ी डिवीजन्स जिनको करने के लिए साइंटिस्ट जो हैं वो महीनों का टाइम उनको दरकार होता था, जो कि कंप्यूटर जो है वो अभी ईजाद नहीं हुआ था, 17वीं सदी की बात थी। तो मल्टीप्लिकेशंस और डिवीजन्स के बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस हल करने के लिए लॉगरिथम को बनाया गया। तो लॉगरिथम जो है ये किस बेस के ऊपर होता है? तो ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ या डिके की पैमाइश करता है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का मतलब कि कोई भी चीज़ 2 × 10 की पावर 1 है तो 2 × 10 की पावर 2 है। अब ये 10 की पावर 1 से 10 की पावर 2, ये 1 और 2 जो है यहाँ पे आपको 10 की पावर जो है ये एक्सपोनेंट्स नज़र आ रहे हैं, तो ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में आते हैं। तो अगर किसी ट्री की हम बात करें कि एक ट्री जो है वो एक साल के अंदर उसकी लंबाई में इतना इजाफा हुआ है, तो अगर हम 6 महीने की बात करें तो 6 महीने में इतना इजाफा हुआ होगा, 3 महीने में इतना हुआ होगा, 1 महीने में इतना हुआ होगा, 1 महीने में इतना हुआ है तो 15 दिन में इतना हुआ होगा, 10 दिन में इतना हुआ होगा, और 10 दिन में अगर इतना हुआ है तो 1 दिन में कितना होगा? तो 1 दिन में उसका कोई फ्रैक्शन आ जाएगा। फिर 1 दिन से कम अगर हम बात करें कि 1 घंटे में कितना होगा, 1 मिनट में कितना हुआ होगा, 1 सेकंड में कितना हुआ होगा। तो इसको नेचुरल ग्रोथ के साथ कंपेयर करके एक नेचुरल लॉग बनाया गया। और नेचुरल लॉग को ln से ज़ाहिर किया जाता है, यानी n मीन्स नेचुरल और l मीन्स लॉग। तो नेचुरल लॉग जो होता है उसका बेस e होता है और e की वैल्यू जो है वो राउंड ऑफ करके अगर हम लिखें तो 2.718 के इक्वल तकरीबन रहती है। लेकिन ज़्यादातर हम नेचुरल लॉग की बजाय 9th और 10th के अंदर कॉमन लॉग को बयान करते हैं। तो कॉमन लॉग को आम तौर पर LOG लिखा जाता है और इसकी बेस जो है वो 10 होती है। कॉमन लॉग का बेस 10 होता है। लॉगरिथम को स्टार्ट करने से पहले आपको साइंटिफिक नोटेशन जो है उसका तारुफ करवाना ज़रूरी है। साइंटिफिक नोटेशन क्या है और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? तो साइंटिफिक नोटेशन स्टैंडर्ड फॉर्म को लिखने का एक साइंसी तरीका है। अगर हमारे पास एक वैल्यू है 0.tetra04, उसको साइंटिफिक नोटेशन में जब हम लिखेंगे तो वो हम लिखेंगे 4 × 10 की पावर। अब यहाँ पे एक रेफरेंस पॉइंट का एक वर्ड आपको बताता हूँ। तो रेफरेंस पॉइंट पहले पुराने वक्तों में मैथ के अंदर पढ़ाया जाता था, लेकिन अब न्यू जो स्टूडेंट्स हैं उनको नहीं पढ़ाया जाता। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद और कारआमद है
और लेफ़्ट साइड से जब आप चलते हैं तो पहला जो नॉन ज़ीरो नंबर होता है उसके बाद रेफरेंस पॉइंट होता है। रेफरेंस पॉइंट और डेसिमल पॉइंट के दरमियान में जब आप देखते हैं कि कितने डिजिट्स हैं, क्योंकि आपने डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट करना है रेफरेंस पॉइंट के ऊपर, और रेफरेंस पॉइंट और डेसिमल पॉइंट के दरमियान में जो डिजिट्स हैं वो आप काउंट कर लें 1 2 3 4 5। तो इस तरह से आपके पास 10 की पावर -5 आ जाएगी। चूँकि हमने डेसिमल पॉइंट को राइट साइड पे शिफ्ट किया है तो इस वजह से ये माइनस में आएगी, और अगर इसको लेफ़्ट साइड पे हम शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस में आएगी। इसी तरह से अब एक और स्टैंडर्ड फॉर्म की एग्जांपल अगर हम देखें 89,000 को जब आप साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो ये आ जाएगा 8.9 मल्टीप्लाई 10 की पावर। अब यहाँ से फिर आप रेफरेंस पॉइंट देखें किधर है, रेफरेंस पॉइंट फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद आता है, यानी 8 और 9 के दरमियान में, और यहाँ पे डेसिमल पॉइंट आपको नज़र नहीं आ रहा। जिस रकम में डेसिमल पॉइंट नहीं होता वो डेसिमल पॉइंट उसके लास्ट में होता है। तो डेसिमल पॉइंट को आपने कहाँ शिफ्ट करना है, कितने डिजिट्स शिफ्ट करना है, आपने 4 डिजिट शिफ्ट किया है 8.9। तो 4 डिजिट जब लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट किया है तो लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करने से पावर पॉजिटिव होती है। तो 8.9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 जो है ये इसकी साइंटिफिक नोटेशन आ जाएगी। तो इसी तरह से बहुत सारी वैल्यूज़ जो हैं वो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म से साइंटिफिक नोटेशन में और साइंटिफिक नोटेशन से स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए कहा जाता है। अब जब आप इस तरह से लिखते हैं, यानी a मल्टीप्लाई 10 की पावर n, यहाँ पे a जो है ये 1 से लेकर 10 तक कोई भी नंबर होगा, और n जो है ये कोई भी होल नंबर होगा या कोई भी इंटीजर हो सकता है। n बिलोंग्स टू z, यानी कोई भी इंटीजर जो है वो n हो सकता है। और आगे चल के आप देखेंगे कि n जो है ये इसको हम कैरेक्टरिस्टिक का नाम देंगे लॉगरिथम के अंदर। तो ये जो n होगा यही हमारा कैरेक्टरिस्टिक होगा। अब यहाँ पे इस वैल्यू की अगर हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो इस नंबर का कैरेक्टरिस्टिक कितना है -5, और इस नंबर का कैरेक्टरिस्टिक कितना है 4। तो ये जो n होगा यही आगे चल के हमारा कैरेक्टरिस्टिक साबित होगा।